किसी राज्य की सांस्कृतिक पहचान केवल उसकी परंपराओं से नहीं, बल्कि उन संस्थानों से भी मजबूत होती है जो उन्हें संरक्षित करते हैं, उन्हें संवर्धित करते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश ने 120 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साथ साथ इस लागत से उसने 15 जिलों में 21 स्थायी सांस्कृतिक परियोजनाओं को पूरा किया है। अब ये सांस्कृतिक परियोजनाएं बिल्कुल तैयार हैं, इनका उद्घाटन होने वाला है। तो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है ये पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये सांस्कृतिक स्थल जो तैयार किए गए हैं। अब ये सबसे पहले तो डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये कहां पर स्थित है, जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अंतर्गत कुछ चीजों का पुनर्विकास किया गया है, कुछ नई चीजें एस्टेब्लिश की गई हैं। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि कौन से वो 15 जिले हैं जहां पर 21 स्थायी सांस्कृतिक जो प्रोजेक्ट हैं वो रेडी हैं अपने उद्घाटन के लिए। तो शुरुआत करते हैं यूपी के 21 नए सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में चर्चा की। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, इस तैयारी को प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को समग्र रूप से करना चाहते हैं, तो आप जुड़िए यूपी पीसीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस हमारे कोर्स से, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। साथ साथ इसमें ऑफलाइन मोड की बात करें तो प्रयागराज और लखनऊ शाखा पर यहां पर ऑफलाइन मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। ऑनलाइन मोड की बात करें तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस होती हैं, 600 प्लस घंटों की कुल कक्षाएं यहां पर होंगी जिनमें यह कवर किया जाएगा। साथ साथ यहां पर इसकी विशेषता यह है कि कोर्स शुरू होने से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। इस दौरान आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स के साथ आपको 2 वर्षों तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलती है, यानी कि इसका अतिरिक्त भुगतान आपको नहीं करना पड़ता है। तो ये कोर्स आपकी यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराएगा। इस कोर्स के लिए आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी इस कोर्स को आप सर्च कर सकते हैं, सारे फीचर्स देख सकते हैं। फिर भी मन में अगर कोई सवाल है तो कॉल करिए 8750187501 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर हमारी क्या है, खबर यही है कि कुल 15 जिलों की संख्या है। एक सवाल यहीं से बन सकता है कि कितने जिलों में ये नए सांस्कृतिक केंद्र जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो 15 जिलों की संख्या है और 21 सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का तैयार किया गया है। ऐसी परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ है और लागत कितनी है, तो लगभग 120 करोड़ की लागत से इनको कुछ को का पुनर्विकास किया गया है और कुछ को तैयार किया गया है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सांस्कृतिक परियोजनाएं हैं जो पूरी कर ली गई हैं, ये न सिर्फ सांस्कृतिक विकास इससे होगा बल्कि हम कह सकते हैं कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं ये आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। अब इन कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 साल से भी कम समय में रेडी किया गया है, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के बारे में हम आज थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि पुरानी व्यवस्था क्या थी और उससे नई व्यवस्था में क्या चेंज आया है, इससे आप समझ सकते हैं। पहले जैसे मान लीजिए कि दशहरे का त्योहार है, तो दशहरे में आप जब रामलीला का आयोजन होता था तो उसके लिए एक अस्थायी मंच बनाया जाता था। अब यहां पर उद्देश्य यही है कि इस नई व्यवस्था के तहत जो अस्थायी मंच है उसको परमानेंट एक सांस्कृतिक स्ट्रक्चर का रूप दे दिया जाए। इसीलिए जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से स्थापित किया जाए कि जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनते थे, यानी कि अस्थायी संरचना जो बनती थी, उसको परमानेंट कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप कर दिया जाए, ताकि कभी भी इन फ्यूचर जो कल्चरल गतिविधियां हैं वहां पर आयोजित कराई जा सके। अब इसमें जो पहले है टेंट और अस्थायी संरचना बनाई जाती थी, अब नई व्यवस्था में यह है कि इसमें ओपन एयर रंगमंच बना दिया गया, संग्रहालय और स्थायी शेड डाल दिए गए, मतलब एक हम कह सकते हैं कि स्टेबल एक स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। उपयोग की अवधि की बात करें तो पहले केवल वार्षिक मेला है या त्योहार के दौरान ही इन मंचों का उपयोग होता था, इन जगहों का इस्तेमाल होता था। अब इसका उपयोग क्या होगा, साल भर किया जा सकेगा, यानी अन्य एक्टिविटीज भी यहां पर हो सकेंगी। तो वर्ष भर संचालित होने वाले सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर ये काम करेंगे। पहले यह था कि सीमित नागरिक सुविधाएं वहां होती थी और मौसम पर निर्भरता होती थी, मौसम खराब हुआ तो उसका इंपैक्ट उस पर आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ये आधुनिक यहां पर दर्शक दीर्घा बना दी गई, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई, उन्नत नागरिक सेवाओं की व्यवस्था कर दी गई। तो ये एक ऐसी एडवांस व्यवस्था हो गई कि इस पर मौसम का इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो पहले अल्पकालिक आय का साधन जो चीजें थी, जो जगह थी, अब उसको एक ऐसे सेंटर में डेवलप किया गया है कि उससे पर्यटन आधारित विकास होगा और एक दीर्घकालिक निवेश के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको देखा जा रहा है, जिससे कि एक लंबे समय तक निश्चित आय भी होगी। तो ये पहले तो अंतर है। दूसरी बात करें तो इस परियोजना में इसका वर्गीकरण अगर देखें कि क्या क्या इसमें इस परियोजना में विकसित किया गया है, किन किन चीजों को, किन किन स्ट्रक्चर को बनाया गया है, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ संग्रहालय भी होंगे, इसमें ओपन एयर रंगमंच भी होंगे, इसमें कुछ संगीत संस्थान भी हैं, इसमें सांस्कृतिक केंद्र यानी कल्चरल सेंटर भी है, और साथ साथ कुछ ऐसे रामलीला मैदान हैं जिसको नवीनीकृत किया गया है, मतलब उसको
बेहतर बना दिया गया है, यानी कि स्थायी संरचना का रूप दिया गया है। कुछ स्मारक होंगे और विरासत संरक्षण स्थल भी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन सारी श्रेणी के स्थल इसमें इन 21 स्थलों में शामिल हैं, जो कि 15 जिलों में फैले हुए हैं। अब इसमें जो 15 ये जिले हैं, इन जिलों के नाम भी आप एक बार जरूर याद रखेंगे कि किन किन जिलों में ये फैले हैं, तो उनके नाम पर भी चर्चा होगी। तो देखिए यहां पर ये नाम दिए गए हैं, ये सभी जिलों के, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। यहां पर इन जिलों के अगर आप देखें तो चाहे लखनऊ हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, चित्रकूट हो, कन्नौज हो, शाहजहांपुर, फतेहपुर, गोरखपुर, मैनपुरी, इसके अलावा आपका बांदा है, फिरोजाबाद है, हरदोई है, कुशीनगर, प्रतापगढ़ और अलीगढ़ है। तो ये जो जिले हैं, 15 जिले हैं, यहीं पर ये परियोजनाएं हैं और कुल इनकी संख्या कितनी है? तो 21 है। अब इनमें एक एक कर बात करते हैं कि कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं जो जिससे आपसे डायरेक्ट सवाल बन सकता है। तो पहला हमारा जो कॉलम है, इसमें महाकाव्य और शास्त्रीय कलाओं को संरक्षित करने का काम किया गया है, जिसमें आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं। एक नाम दिखाई दे रहा है महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र, जो कि चित्रकूट में स्थित है। तो पहला इसको याद रखना है, किसके अंतर्गत? तो महाकाव्य और सांस्कृतिक कलाओं के अंतर्गत। आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि किससे जुड़े हैं? रामायण से जुड़े हैं। तो रामायण की परंपरा से जुड़े जितने भी रिसर्च हैं या जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उनके केंद्र के रूप में, उनके मुख्य सेंटर के रूप में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट जो है उसको डेवलप किया गया है। तो पहला तो ये है। दूसरा आपको याद रखना है कि अब यहाँ पर रामायण से और उसकी परंपरा से जुड़े शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों का ये सेंटर होगा। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है कि हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, यानी कि हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो आजमगढ़। देखिए डायरेक्ट यहां से भी सवाल बन सकता है, सीधे यही पूछ सकता है कि हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय कहाँ है। इसका उद्देश्य यह है कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसको, उसकी औपचारिक शिक्षा दिए जाने के लिए इसका संरक्षण किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। अब ये इसका उद्घाटन होगा उन 21 स्थलों में, ये भी शामिल है। आगे अगर बात करें तो आपको जो दूसरा कॉलम हमारा दिख रहा है उसमें स्वतंत्रता संग्राम और कुछ महापुरुषों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र, जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक, अब इसमें यहाँ पर संग्रहालय का आंतरिक विकास किया गया है और भारतेंदु नाट्य अकादमी का भी व्यापक रूप से उसका नवीनीकरण किया गया है। जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है उसका भी नवीनीकरण हुआ है इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक स्थल में संग्रहालय के आंतरिक भाग को भी हम कह सकते हैं कि उसको बेहतर किया गया है। ठीक, उसको ठीक किया गया है। अब यहां पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम में शाहजहांपुर की भी बात यहां पर जरूरी है, जहां पर की भवन जो है उसका भी नवीनीकरण किया गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो शाहजहांपुर में स्थित है उसके भवन को भी काफी वहां पर लाइटिंग वाइटिंग की गई है और जो म्यूजिकल फाउंटेन होता है, संगीतमय फव्वारा है, वो सब भी यहां पर लगाया गया है। तो इसका भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर से इसको बेहतर स्वरूप दिया गया है। फिर शहीद त्रिदेव प्रसाद स्मारक फतेहपुर में है, जो कि इस क्षेत्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र के ऐतिहासिक योगदान को समर्पित है ये स्मारक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी है, संग्रहालय भी है, यहाँ पर स्मारक भी है। तो दूसरे के अंतर्गत ये तीन है। तो फतेहपुर का जो भारत में क्या योगदान रहा है ऐतिहासिक जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें, इसको डिनोट करते हुए शहीद त्रिदेव प्रसाद स्मारक। तो ये सीधे सीधे याद रखना है कि शहीद त्रिदेव प्रसाद स्मारक कहाँ है? तो फतेहपुर में। ठीक, अगला हमारा जो स्तंभ है इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो वैश्विक विरासत और जन आस्था के प्रतीक के रूप में कुछ सेंटर्स हैं उनको भी डेवलप किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंतरराष्ट्रीय रोमा स्मारक। देखिए ये सीधा सवाल है, सीधे तौर पर आपसे यहां से सवाल उठ सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय रोमा स्मारक और मुक्त आकाशीय रंगमंच का मतलब ओपन एयर रंगमंच। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय रोमा स्मारक ये कहां पर है? तो कन्नौज में है। और विशेष तौर पर यहां पर देखेंगे तो जो रोमा स्मारक और ओपन एयर जो रंगमंच कन्नौज में स्टैब्लिश किया गया है, तो ये यूपी और विश्व भर में जो रोमा समुदाय हैं उनके ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। तो इसको भी याद रखना है। फिर नाथ बाबा मेला मैदान जो है ये कहां पर है? तो ये पूर्वी हिस्से में आपके प्रदेश के है, यानी कि रसड़ा बलिया में स्थित है। और ये बेसिकली नाथ बाबा मेला मैदान जो है रसड़ा बलिया में स्थित है। ये हम कह सकते हैं कि इसको भी इसकी रिटेनिंग, इसके वॉल की रिटेनिंग की गई है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था बेहतर की गई है, आगंतुक सुविधा का विकास किया गया है। मतलब इसको एक बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलप कर दिया गया है। तो नाथ बाबा मेला मैदान जो रसड़ा बलिया है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी 8 जिले हैं उन कुल 8 जिलों में जो रामलीला मैदान है उसका भी पुनर्विकास किया गया है और रामलीला मैदान को कुछ इस तरह का स्वरूप दे दिया गया है, यानी कि यहां पर एक
स्थायी मंच बना दिया गया है, स्थायी मंच जहां पर नाटक किया जा सकेगा, प्रस्तुति किया जा सकेगा, आधुनिक स्टेज की तरह इसको स्वरूप दे दिया गया है। ठीक, फिर दर्शक दीर्घा बना दी गई है, आपको ये दिख रही है दर्शक दीर्घा, यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए। ठीक, और इसके बाद 4 दीवारी और प्रवेश द्वार भी इसमें यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो अब कुछ इस तरीके के रामलीला दिखाई देंगे। इसमें ऊपर बेहतर शेड होगा, यानी कि मौसम से बारिश भी हो रही है तो सुरक्षा हो सके, प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा सके। ठीक, और साथ साथ बेहतर नागरिक सुविधाएं भी, यानी कि लोगों के लिए भी जो नागरिक सुविधाएं यहाँ पर होती हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो रामलीला के समय जो स्टेज अस्थायी तौर पर तैयार किया जाता था, अब 8 जिलों में कुछ इस प्रकार की जो संरचना होगी, तो वहां पर न सिर्फ केवल वर्ष में एक बार रामलीला हो सकेगी, बल्कि लोक उत्सव मनाए जा सकेंगे, विभिन्न समयों पर नाटकों का मंचन हो सकेगा, सांस्कृतिक मेलों के समय इसका उपयोग किया जा सकेगा और सामुदायिक कार्यक्रम पूरे वर्ष अब चल सकेंगे। अब इससे क्या होगा कि इसका कुल मिला के ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरे जो स्थल है, अब इन स्थलों पर केवल हम कह सकते हैं कि एक विशेष मौसम में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होने के बजाय इससे हम कह सकते हैं कि वर्ष भर आयोजित किए जा सकने वाले एक सेंटर के रूप में डेवलप हुए हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि रोजगार बढ़ेगा और बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इससे सांस्कृतिक संरक्षण भी होगा, नाट्य प्रस्तुतियां की जाएंगी, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, प्रदर्शनियां लगाई जा सकेंगी, शैक्षणिक और शोध गतिविधियां होंगी, सांस्कृतिक उत्सव होंगे, संगीत कार्यक्रम होंगे। तो एक स्थायी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया गया, जो बात आपको शुरू में ही बताई गई। और इससे उद्देश्य यही है कि ये जो बुनियादी ढांचा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे वर्ष भर गतिविधियां हो सकें, जिससे रोजगार और पर्यटन के साथ साथ विरासत का संरक्षण भी किया जा सके। तो ये कुल मिला के इसका उद्देश्य है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर है। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय किस जिले में विकसित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़ या बलिया। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।